सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे, आज का जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ MHTCET का PYQ, वो जो आज का क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। टॉपिक थर्मोडायनामिक्स का है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं वो चीज़ वापस दोहराना चाहूँगा जो नॉर्मल आपकी एक क्वेरी हो सकती है कि क्या सर PYQ एग्जाम में आएगा आगे नेक्स्ट एग्जाम में। तो आंसर है हाँ या ना। अगर आ गया अच्छा, अगर आ गया एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो अच्छी बात है। इसका चांस डेफिनेटली कम होता है, रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर नहीं तो भाई अगर सेम सम नहीं आएगा लेकिन उसका टाइप तो आना ही है, क्योंकि टाइप से अलग नहीं हो सकता। सम का नंबरिंग आप बोल सकते हैं, वर्ड्स वर्डिंग्स या नंबर्स अलग हो गया, लेकिन जो टाइप है वो अलग नहीं हो सकता। टाइप तो आएगा ही। और ये मेरे वीडियोस देखने का फायदा मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ, तो जब भी आप कभी फ्री हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, बैठे हो कहीं पे, तो देख लिया वीडियो। अगर आपने पहले से सम किया हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नहीं पहली बार देखा है तो आपके लिए एक नॉलेज हो जाएगा, आप उसको देख के समझ लेंगे और 1 मिनट का उसमें थोड़ा सा सोचेंगे उसके बारे में देखने के बाद, तो वो दिमाग में बैठ सकता है। तो ये फायदा है कि आपका एक अच्छा सा शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन चुनता हूँ ना जो डायरेक्ट ना हो। डायरेक्ट हो गया तो ठीक है, फिर मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता। मैं ऐसे क्वेश्चन चुनता हूँ जो कि थोड़ा ट्रिकी हो, थोड़ा सोचना पड़े, है कि नहीं। तो वो सब सम्स आप जब अगर देखते हैं तो आपको एक अच्छा क्लैरिटी हो जाएगा फिजिक्स के बारे में। और मेरा मानना यही है कि जिसका फिजिक्स अच्छा है वही टॉपर होता है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है मोनो एटॉमिक। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड काम आने वाला है। ये जो वर्ड है काम आएगा। अब मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, तो हम लोग जनरली आइडियल गैस ही पढ़ते हैं। इनिशियली एट टेम्परेचर T1 is enclosed in a cylinder fitted with massless frictionless piston। ये आइडियल गैस के लिए सब कंडीशन होता है, इसलिए उन्होंने मेंशन किया है। By releasing the piston suddenly, very important word is suddenly, the gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T2. If L1 and L2 are the lengths of the gas columns before and after expansion, तो T2 upon T1 का रेशियो क्या है। अब देखिए, अगर आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थर्मोडायनामिक्स का जो क्वेश्चन है, इट इज टॉकिंग अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये वर्ड एडियाबैटिक नहीं भी मेंशन किया है, ठीक है, और अगर बोल दिया है कि अलाउड टू मतलब रिलीजिंग द पिस्टन सडनली द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, इसका मतलब ही है कि इट इज एडियाबैटिक। क्योंकि उस सडन एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स, अगर पढ़ा है तो ठीक है। उन्होंने और इजी बनाने के लिए आपको मेंशन कर दिया कि भाई ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, तो सबसे पहले दिमाग में क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का है और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। जैसे आपके दिमाग में एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया, बैठ गया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन आना चाहिए, और वो इक्वेशन है PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सबसे पहला चीज। और इनफैक्ट ना, इसका ये जो इक्वेशन है बहुत फेमस होने का कारण जो मुझे लगता है वो और भी हो गया जब इसका जुड़ाव हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड से। याद करिए, आपने जब साउंड चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया गया था कि पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, न्यूटन ने निकाला था वेलोसिटी ऑफ साउंड का वैल्यू, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम था, 20% कुछ कम था, 16 to 20%। बाद में लाप्लास ने उसमें करेक्शन करके एक्चुअल वैल्यू निकाला जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच हुआ। और पता है फर्क क्या था दोनों में? न्यूटन ने जो साउंड का जो कॉम्प्रेशन रेरिफ्रैक्शन जो प्रोसेस है वो अज्यूम किया था आइसोथर्मल, जहां पे हीट एक्सचेंज हो रहा था।
जबकि लाप्लास ने ये जो कंप्रेशन रेरिफैक्शन साउंड का जो था ना, उसने उसको अज्यूम किया था एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होता है, और उस अजम्पशन की वजह से लाप्लास का आंसर एग्जैक्टली मैच हुआ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, और तभी से एडियाबैटिक प्रोसेस काफी मतलब लोगों को समझ में आने लगा, लोग रिलेट करने लगे ना कि ये लाप्लास ने जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया था वो यही है एडियाबैटिक। ठीक, तो ये इसका इंपॉर्टेंस भी हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो एडियाबैटिक का हमको पता चला रिलेशन कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन माना जाता है एडियाबैटिक में, PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि हमको तो भाई टेम्परेचर के बारे में पूछा है, बड़ा ही अलग ही चीज है, हमारे रिलेशन में टेम्परेचर है ही नहीं और हमको टेम्परेचर पूछ लिया है, तो भाई इसमें से किसको तो हटाना पड़ेगा, टेम्परेचर लाना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो ध्यान से अगर आप देखें तो प्रेशर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, इसका मतलब है प्रेशर को तो जाना पड़ेगा। अब आप ये पूछेंगे कि सर वॉल्यूम का भी किधर मेंशन किया है, आप बोल सकते हैं सर वॉल्यूम भी मेंशन तो नहीं है, तो वॉल्यूम भी जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आपका जो बोल रहा है कि ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ये आपका एक सिलिंड्रिकल वेसल हो गया, अभी वेसल तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ बेस ए हो जाता है। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ बेस, और ये इन लोग ने एल इसको डिनोट किया, एल से डिनोट किया। तो आप जानते हैं अगर आपके पास सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ बेस ए है और हाइट या लेंथ एल है, तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का है ना भाई, ए एल फॉर्मूला है। मतलब कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड मेंशन नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली बता दिया भाई हम लोग वॉल्यूम दिए हैं आपको, मतलब इनडायरेक्टली आप वॉल्यूम पता कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि लेंथ दो है, लेंथ एक L1 है L2 है। अब क्वेश्चन पूछेंगे सर फिर एरिया भी अलग अलग है, नहीं एरिया अलग अलग नहीं है, रीजन ये है कि सिलेंडर आप चेंज नहीं कर रहे, आपका जो सिलेंडर है ना वो आप चेंज नहीं कर रहे, तो एरिया ऑफ बेस तो सेम ही है। हाँ, आपका ये जो एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, लेंथ चेंज हो जाता है, तो एरिया ऑफ बेस तो वही रहेगा। तो एक आप वॉल्यूम बोल सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू A L1 और V2 इज इक्वल टू A L2। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद ये हो गया, तो हमारे पास इनडायरेक्टली वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब किसको यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से प्रेशर को निकलना पड़ेगा, प्रेशर को हटाना पड़ेगा अपनी जगह से और उसको अपनी जगह पे टेम्परेचर को लाना पड़ेगा। ठीक, सो अब कई लोग बोलते हैं कि भाई शॉर्टकट मेथड में याद रखो क्या कि भाई टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन याद रखो। क्या है रिलेशन है टेम्परेचर वॉल्यूम रेज़ टू गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं इसमें गलत नहीं मानता, याद रखो अच्छी बात है, अगर याद रहते तो वेरी गुड, आपका उतना टाइम बचता है, और याद रख सकते तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि ये आता कैसे, ये मालूम होना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे बाहर है शॉर्टकट है याद रखो, ठीक है अच्छी बात है, डेफिनेटली मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, याद तो अभी बहुत सारी चीज याद रखनी रहती है, लेकिन कभी कभी भूल भी जाता है इंसान। तो अगर इंसान को याद हो कि अगर ये फॉर्मूला कहाँ से मैं ला सकता हूँ, मैं भूल गया अचानक मैं भूल गया, मेरे को लाना है, तो ला भी सकते हैं, एग्जाम ही आपके पास, एग्जाम में आपको अगर टाइम होता है कर भी सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कैसे। अब देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, आपका है PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आप बोल सकते हैं P1 V1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा। अभी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये है आइडियल गैस इक्वेशन का, जनरल लॉ गैस इक्वेशन। तो अगर मुझे P2 में यहाँ सब्स्टिट्यूट को P2 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कराऊं, हाँ इधर ध्यान देना, P1 V1 रेज़ टू गामा, P2 की जगह दिखा क्या लिखे, ये T2 इधर आ जाएगा, तो T2 आएगा तो क्या होगा P1 V1 T2, और V2 और T1 नीचे आ जाएंगे, V2 T1, और ये बचा है V2 रेज़ टू गामा। मैंने क्या कर दिया, P2 हटा दिया यहाँ से। अब देखिए P1 कट गया, ठीक है। अब T2 अपॉन T1 को मैं वहीं रहने देता हूँ, ठीक। V1 को यहाँ लाता हूँ नीचे, V2 ऊपर जाएगा, V2 गामा नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका V1
रेज टू गामा अपॉन V1 इनटू V2 अपॉन V2 रेज टू गामा। एक मिनट बराबर कर देता जरा, निकालनी पड़ रही है। तो V1 रेज टू गामा इनटू V2 क्रॉस हुआ अपॉन V1 इनटू V2 रेज टू गामा इज इक्वल T2 अपॉन T1। अब पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? देखिए मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे ना T2 अपॉन T1 मैंने उस हिसाब से लिखा और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए आप इसको ऊपर ला सकते हैं, V1 रेज टू गामा माइनस 1 इसको नीचे ले आइए, V2 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल T2 अपॉन T1 क्रॉस मल्टीप्लाई T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1। देखिए ये आ गया भाई। आप बोल सकते हैं TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, एग्जाम में तो प्रूव नहीं करना, लोग बोलते याद रख लो, ठीक है याद रख लो, मगर मैंने आपको बताया कि भाई कैसे आता है। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट। देखिए ऐसा चीज है कि शॉर्टकट सब अच्छी बात है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा कंसेप्ट भी रहना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि ये चीज आई तो कैसे आई, है ना। ओके, तो हम ये यूज करने वाले अपने क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। चलिए मैं लिखता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1। मुझे रेशो चाहिए T2 अपॉन T1, तो T1 नीचे लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा, तो V1 अपॉन V2 नीचे आ जाएगा, रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब आ गया टाइम गामा का, गामा का टाइम आया है। उसके पहले चलो देखो मैंने आपको यहाँ समझाया था V1 V2, देखो काम आ रहा है ना अभी, V1 है AL1 और V2 है AL2, तो AL1 अपॉन AL2 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। एरिया कैंसिल हो गया, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 रेज टू गामा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ आंसर्स है, ठीक है, हमको पहले गामा तो लिखना पड़ेगा। अब हमको गामा कैसे मिलेगा भाई, ये वर्ड आ गया, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया हमारे, मोनो एटॉमिक गैस। कई लोग को याद होगा, कई लोग हैं एकदम टॉपर स्कॉलर्स, सर मोनो एटॉमिक का गामा इतना है, वेरी गुड, कितना है? मोनो एटॉमिक का गामा है 5/3। मोनो एटॉमिक का गामा है, फॉर मोनो एटॉमिक गामा इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। लेकिन जो मैं स्टूडेंट जानना चाहते हैं सर कैसे, तो सुनिए, गामा होता है Cp/Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो Cp होता है ना वो 5/2R होता है, और Cv जो होता है ना वो 3/2R होता है। इसमें R और 2 और 2 कट जाता है और आपका आता है 5/3 ऐसे आता है। अगर आपने पढ़ा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैसेस का, वहां पे है ये कंसेप्ट, है ना। सब्स्टिट्यूट करिए, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 रेज टू 5/3 माइनस 1। तो भाई कितना होता है 5/3 माइनस 1? 3 1 are 3 minus 3 plus 5, the answer is 2/3 and the option is C, है कि नहीं? तो देखिए सब एक ही है, लेकिन मैंने आपको एकदम डेप्थ में सिखाया, हर एक चीज, एक एक चीज का मतलब क्या है, कैसे आता है, क्यों यूज होता है, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ज्यादा 1000 सम्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना किया पूरा डेप्थ में किया, एकदम अंदर तक घुस के किया वो सम, बिलीव मी आपको फिजिक्स में फुल मार्क्स लाने से फिर कोई नहीं हो सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नया अच्छा सा क्वेश्चन आपके लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप जरा अपने कमेंट से मुझे बता दीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।